नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको सूचना दे देते हैं, यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के नोट्स एग्जाम गुरुजी में अपडेटेड नोट्स उपलब्ध हैं। इनके साथ आपको मिल रही है मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज 1299 के जो प्री के नोट्स हैं, इसके साथ आपको डेली आंसर राइटिंग मिल रही है जो छोटे छोटे फॉर्मेट्स में तैयार की गई है। आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं प्री और मेंस की, साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। इतने छोटे फॉर्मेट में 30-30 मार्क का बनाया गया है, पूरी तरह से सिलेबस को तोड़ करके बनाया गया है। वही बात करें, यदि आप मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको मिल रही है मेंस 2021 की टेस्ट सीरीज जिसकी कॉस्ट है 1295। इसमें आपकी कॉपी चेक करी जाएंगी। इसका डिस्कशन यूट्यूब पे चल रहा है। मॉडल आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। आगे की तरफ आपके लिए सबके लिए सूचना है कि यदि आप एमपीपीएससी या व्यापम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप लगभग 10,000 बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, अपने साथियों के बीच में अपनी एग्जाम की तैयारी देखना चाहते हैं तो आप ये एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी यदि फर्स्ट से 5th रैंक तक आती है तो आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस का वीडियो कोर्स। 6 से 10th रैंक आती है तो आपको मिलेगा प्री का वीडियो कोर्स। वहीं 11 से 50 रैंक आती है तो आपको मिलेगा एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज जो कि लॉन्च होने वाली है। साथ में जो हमारे टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। वो किसी भी, चाहे वो व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी का कोर्स परचेज करते हैं तो उन्हें उस समय पे फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मात्र 99 रुपीज का है। सिलेबस क्या रहेगा इसमें यदि आप मेरे से पूछेंगे तो सिलेबस मध्य प्रदेश का जीके रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, साथ में 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। तुक्का मारने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाला है ये पूरी तरह से माइनस मार्किंग के साथ रहेगा। 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। 60 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि इसमें हम आपको वॉलेट कैशबैक भी उपलब्ध कराएं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स का सशक्तिकरण एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंदौर में किया गया था। बिजनेस समिट होने वाली है, उसी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं सभी राज्यों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके साथ मिल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें एक मैच हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा इंदौर में, ठीक है, खालसा स्टेडियम में। बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के द्वारा किया जाता, मत्स्य विभाग के। ये क्योंकि अभी मत्स्य विभाग को क्या मिला, 5 लाख का उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, उसी पे ये क्वेश्चन सम्मिलित किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये सम्मानित किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विभाग को। इसके पहले पर्यटन विभाग को भी मिल चुका है और हमारे यहाँ जो आयुष विभाग की 2 योजनाएं चल रही उन्हें भी मिल चुका है। निम्न में से कौन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक है? तो श्री संजय मिश्रा हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के बैंकों के लिए वोस्ट्रे खाते खोले और एस्ट्रे खाते होते हैं खोलने की मंजूरी दी है? तो रसिया को दी है। इसके बारे में डिटेल्स पे हमने चर्चा करी थी काफी सारी कि खाते किस प्रकार के होते हैं, आप वीडियो में देख लेंगे। निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो FTA यूएई के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, जहां पे संसद पे ये जो कानून बना करके इन्हें पास कर दिया गया है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। 10वां था, निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वो बन गया है रसिया। लगातार रसिया, हम बहुत सारी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं रसिया से, तो बहुत सारे रैंक में वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स के साथ। सीहोर का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 29 नवंबर को, 2 दिसंबर को या 26 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा कि आने वाली जो 29 नवंबर होगी इस दिन सीहोर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी क्या है, जो जननायक टांटा मामा है उनकी गौरव यात्रा पे सम्मिलित हुए थे। पेशा एक्ट को लेकर के वो सभी जगह अभी क्या चल रहा है, अवेयरनेस पंचायत चल रही है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं पूरी सरकार, क्योंकि ये बड़ा एक तरह से इवेंट कह सकते हैं। तो उसी में उन्होंने घोषणा करी है कि 29 नवंबर को सीहोर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। यदि बाकी के गौरव दिवस की बात करें तो देखिए, महत्वपूर्ण जो गौरव दिवस है हमें याद रखने, एक तो उज्जैन का गौरव दिवस बहुत ही ट्रिकी है, जिस दिन से हमारा हिंदू नववर्ष का कैलेंडर प्रारंभ होता है विक्रम संवत 2 अप्रैल से, ठीक है, जो हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कही जाती है, गुड़ी पड़वा कहा जाता है।
हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है तो उस दिन उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाएगा। दूसरा, ओरछा का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो ओरछा का हमें याद रखना है, राम जी का वहां पर मंदिर है, राजा राम का, तो वहां पर रामनवमी के उपलक्ष्य में वहां का गौरव दिवस मनाया जाएगा। माखन नगर जो अभी है, इनका गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो जब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म रहता है 4 अप्रैल को, उस दिन माखन नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। और ग्राम गौरव दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो ग्राम गौरव दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो शुरू की गई थी जैत गांव से, जहां जो कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है उनका गांव है अपना, तो वहां से उन्होंने ग्राम गौरव दिवस की शुरुआत करी थी और कहा था कि अप्रैल माह में सभी लोग अपने अपने गांव का जो गौरव दिवस होता है वो मना ले। गौरव दिवस किसी भी दिन हो सकता है, गांव के लोग बैठ करके ग्राम सभा आयोजित करेंगे और डिसाइड करेंगे, या तो वहाँ के कोई स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके नाम से जो एक दिन होगा वो होगा, या उसके अलावा यहाँ वहाँ के कोई व्यक्तित्व होगा उसके जन्मदिन पे शुरू करना चाहता है, ये वो गांव डिसाइड करेगा। लेकिन ग्राम गौरव दिवस की जो शुरुआत हुई थी तो वो जैत ग्राम से हुई थी, जो मुख्यमंत्री का अपना गांव है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की जन नायक टांटा भील का जन्म कहाँ हुआ था, बड़दा अहिर गांव में, खेरमाई गांव में, सेमरा गांव में या मांगलिया में। तो इसका राइट आंसर होगा बड़दा अहिर गांव में हुआ था। हमें ये डेट थोड़ा सा, जो टांटिया मामा है इनकी डेट तो याद रखनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है। तो इनका जो निमाड़ की क्षेत्र में जो पढ़ंदा तहसील है, यहाँ पे इसे कहीं जगह बड़ौदा अहिर गांव भी लिखा हुआ है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है एक अभी क्या है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा अभी एक गौरव यात्रा प्रारंभ की गई है, और ये जो जो गौरव यात्रा है ये प्रारंभ हुई है जो टांटिया मामा है इनके कहाँ से, इनके गांव से जहां इनका जन्म हुआ। निमाड़ के उस समय पे खंडवा जिले के जो निमाड़ थे वहां पे पंधाना तहसील है, वहां पे इनका जो बड़दाहिर गांव वहां से ये यात्रा शुरू होगी। फिर इसके बाद जो बाकी के क्षेत्र वहां से होते हुए ये जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे उनकी कर्मस्थली रही है वहां पर जाएगी। और 4 दिसंबर को, आने वाला जो 4 दिसंबर होगा, इस दिन टांटिया मामा का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, तो वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी गौरव यात्रा उनके ग्राम से, उनके पूरे जो कर्म क्षेत्र जहां जहां उन्होंने रॉबिनहुड वाले कार्य किए हैं उन क्षेत्रों से होते हुए 4 दिसंबर को उनके जो बलिदान जगह है जहाँ पे उनकी समाधि है पाताल पानी में, वहां पर एक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। वहां पे उनकी एक बहुत बड़ी समाधि बनाई जा रही है, साथ में उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। वहां पर काफी सारे काम हो रहे हैं, तो वहां पर जाकर के यात्रा खत्म होगी। आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाए कि जो टांटिया मामा गौरव यात्रा होती है इसका आयोजन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, तो हमें यह भी याद रखना है कि बड़दाहिर गांव से जो इनकी जन्मस्थली वहां से लेकर के जो इनका बलिदान स्थल है वहां पर दिया जाता है। हालांकि इनको जो जेल हुई थी वो पहले इंदौर पे रखा गया था सेंट्रल जेल में, फिर इसके बाद जबलपुर ले जाया गया, उसके बाद उन्हें एक बुरी तरीके से फांसी दी गई, उनकी बॉडी को पाताल पानी पे छोड़ करके जो अंग्रेज है वो निकल गए, तो उनका जो बलिदान स्थल माना जाता है वो पाताल पानी माना जाता है, तो वहां पर तक ये यात्रा रहेगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की। वरिष्ठ सचिव समिति है, इसका भी क्या हुआ, इसमें एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। ये इसका जो गठन होता है किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री सुधीर रंजन मोहंती है, श्री AP श्रीवास्तव है, श्री प्रभांशु कमल है या श्री इकबाल सिंह बैस है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री सुधीर रंजन मोहंती है। यहाँ पर हमारे 2 फैक्ट्स मजबूत हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि वरिष्ठ सचिव जो समिति होती है ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाती है। वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचिव हैं श्री सुधीर रंजन मोहंती हैं वो ये हैं। इसके अलावा भी क्या हुआ है कि इसमें एक नए जो अजीत केसरी जी हैं इनको इसमें एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया वरिष्ठ सचिव के रूप में। और ये सचिवों की एक पूरी की पूरी एक समिति होती है। इसमें जो वरिष्ठ सचिव समिति होती है सारे के सारे जो वरिष्ठ सचिव होते हैं मध्य प्रदेश शासन के वो इस पे होते हैं, सदस्य होते हैं, और प्रमुख सचिव जो होते हैं वो इसके बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। PM कुसुम योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, शिक्षा विभाग द्वारा, महिला बाल विकास के विभाग द्वारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा या कृषि विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो योजना है PM कुसुम योजना ये नवी और नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा शुरू की गई है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 70-30 का रेशियो चलता है सब्सिडी का। इसके 3 भाग हैं, आ बा सा। ठीक है, तीनों में आप देखेंगे तो एक आ है कुसुम योजना, बा है, फिर कुसुम योजना सा है। 3 भागों में बांटी गई। मेन फोकस ये है कि इसको किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने के साथ साथ एक सोलर पंप से लेकर के ट्रांसफार्मर और वहाँ की पूरी विद्युत ऊर्जा को किसमें लेकर के जाना, उसको सौर ऊर्जा के रूप में लेके जाना, कि वहां पे एक गांव में
मैक्सिमम जो है ये जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड ऊर्जा है, उसको कम करना है। लोगों को क्या है, सौर ऊर्जा की तरफ प्रेरित करना है। उसके लिए सरकार इसमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अभी क्या हुआ था, जो कुसुम आ योजना है जिसमें ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दो हमारे जिले के दो गांवों को सेलेक्ट किया गया था, जहां पर क्या करना था कि वहां के पूरा का पूरा जो सौर पंप के माध्यम से ऑफ ग्रिड वहां पर पूरा लगाना था। ठीक है, तो वहां पे ये प्रोग्राम जो उनका कार्यक्रम था वो सफल रहा है, जो प्रोजेक्ट था। तो ये एक नरिया वाली गांव है जो कि सागर में है, दूसरा खरगापुर जिला टीकमगढ़ में आता गांव है, जिला टीकमगढ़ में आता है खरगापुर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट था ये सफल रहा है, तो अब इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पीएम कुसुम आ योजना के अंतर्गत आता है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए गए, ऑफ ग्रिड सौर पंप की स्थापना करी गई है। अब इससे क्या होगा कि लोगों की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ बाकी की इलेक्ट्रिसिटी उससे कम होकर के वो जो गांव होगा स्वयं में आत्मनिर्भर हो जाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो राजस्थान के जयपुर से की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, और इनका टारगेट है कि 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन वहां पर करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्या है कि कृषि आधारित सौर योजना संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था पहला। ठीक है, तो यही सब कुछ है इस प्रोजेक्ट में। इसमें सोलर पंप से लेकर के सारी चीजें लगाई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमें याद रखना ये नवीकरणीय ऊर्जा का है। सोलर पंप योजना मुख्यमंत्री की अलग चल रही है, तो अब वो सारी छोटी छोटी योजनाओं को कुसुम योजना का भाग बना दिया गया है। कुसुम योजना भाग आ, बा, सा। प्रश्न क्रमांक 5 में चलेंगे। असम के महान युद्ध नायक लचित बरफुकन की जो 400वीं जयंती मनाई जा रही है वो कहाँ पर, इसका समारोह का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? असम में, कर्नाटक में, गुजरात में या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत सरकार की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। अब ये जो लचित बरफुकन है ये असम के महान सेनापति थे और इनका मुगलों के साथ संघर्ष हुआ था। और इन्होंने क्या है कि उस समय जब 17वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों की जो सेना थी उस पर जब इनका संघर्ष हुआ था तो उन्होंने मुगलों की सेना को हराया भी था। और लगभग इनका जो अहोम का है दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड है, और इन्होंने 600 वर्षों से अधिक तक का शासन किया था। और 1671 में जब ब्रह्मपुत्र में सरियाघाट की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए इन्हें विशेषकर जाना जाता है। और फिर बाद में जो राजा राम सिंह हैं, राजा राम सिंह प्रथम है, इनके नेतृत्व में ये लड़े थे और मुगलों के जो पूरे लड़ाकू थे उनको, मुगलों की सेना है उनको उन्होंने क्या किया था, हराया था। इसी के लिए इन्हें याद किया जाता है। और इसका जो आयोजन है पहली बार असम के बाहर किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। एक तरह से सरकार का प्रयास है, जैसे तमिल संगमम चल रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है वाराणसी में, बनारस में, गंगा पे। तो दो जो हमारे यहाँ की पुरातन संस्कृति रही है उन दोनों को दक्षिण से उत्तर लेकर के आया जा रहा है। इसी प्रकार से असम के बहुत सारे जो कार्यक्रम है अब धीरे धीरे कहाँ लेकर के, दिल्ली में लेकर के और दक्षिण की तरफ लेकर के फिर जाएंगे। तो एक तरह से संस्कृतियों को आपस में मिलाया जा रहा है ताकि जो एक गैप है वो कम हो सके। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। बाबू मणि जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस कार्य क्षेत्र से प्रसिद्ध थे या कौन थे? खेल खिलाड़ी थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनीतिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये एक खिलाड़ी थे और फुटबॉल प्लेयर थे बाबू मणि। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये क्या कहते हैं 1984 में जब एशियाई फुटबॉल टीम परिसंघ थी उस समय पे क्वालिफाई करने वाले जो भारतीय दल था हमारे उसके हिस्सा थे। सिंगापुर टूर्नामेंट वगैरह भी खेलने गए थे और भारतीय जो फुटबॉल टीम थी उसके ये कैप्टन रहे हैं। और दक्षिण एशियाई खेलों में 1985 में और उसके 87 संस्करण में जब स्वर्ण पदक जीते थे तो ये उस टीम का भी हिस्सा थे। 86 और 88 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली जो बंगाल टीम थी उसका भी हिस्सा थे। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी हैं, अलग अलग जो टीमें रही हैं उनको। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, तो हमें याद रखना बाबू मणि फुटबॉल से संबंधित थे। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, मतलब कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, इसको सम्मान किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर कहने का मतलब यह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है या युवा एवं खेल मंत्री के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाने वाला पुरस्कार है। और ये जो दिया जाता है ये हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो अभी इसकी हाल ही में क्या हुई है, घोषणा हुई है। आपसे पूछा जाए कितनी श्रेणियों में दिया जाता है तो ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो भूमि, जल, हवाई क्षेत्रों में जो साहसिक कार्य करते हैं, ठीक है, ज्यादातर पर्वतारोही होते हैं, उन्हें दिया जाता है
साथ ही में एक कैटेगरी होती है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कुल मिला के 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो इस वर्ष का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है वो ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह समयाल को दिया गया है। बाकी के जो 2 पुरस्कार दिए गए हैं शुभम धनंजय वनमाली को दिया गया है, सुश्री नैना धाकड़ को दिया गया है। ये पुरस्कार अभी आने वाली 30 तारीख को हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में 15-15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहसिक कार्य करने वालों को दिया जाता है जिसमें जोखिम होता है, युवाओं को भी देते हैं, साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं तेंजिंग थे, ये थे कौन? तो जो तेंजिंग नार्गे थे ये एक नेपाली पर्वतारोही थे और जो केदारनाथ धाम है वहां पर पहले मानव थे जो वहां पर चढ़ाई करके गए थे, इसीलिए भारत सरकार ने उनके नाम से ये अवार्ड रखा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी थे उनके साथ ये साथ में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, 2 अप्रैल 2022 को की गई थी, या 15 अगस्त को की गई थी, या 26 जनवरी को की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल से अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। हमारे यहाँ जो तालाब हैं, एक तो जो पुराने तालाब हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनका फिर से नवीकरण किया जा रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनकी साफ सफाई, गहरीकरण, ये सारे काम हो रहे हैं। सौंदर्य उनका पूरा मेंटेन किया जा रहा है, उनको अच्छा बनाया जा रहा है ताकि लोग टहल वगैरह सकें, वहाँ पे बाकी काम हो सके। गांव में जो अतिक्रमण में आ गए थे तालाब, उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, चाहे वो शहर के हो चाहे गाँव के हो, सभी जगह के। तो सरकार का लक्ष्य है कि हमें भूजल स्तर बढ़ाना है, तो हमें तालाबों को क्या करना पड़ेगा, फिर से जीवित करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे आगे चल करके पूछ लिया जाए कि भारत सरकार के द्वारा कितने हजार अमृत या कितने अमृत सरोवरों का लक्ष्य का निर्माण रखा गया, तो 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और ये टारगेट है 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, और अभी कुछ अमृत सरोवरों की पहचान कर ली गई है जिनमें काम भी लग गया है। तो अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो अभियान हुई थी 24 अप्रैल 2022 को हुई थी और इस प्रतिवर्ष के हिसाब से वो लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है ये ऐसा नहीं कि किसी एक जल संसाधन मंत्री उसके अंतर्गत आता है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इसमें सम्मिलित है, जल शक्ति मंत्रालय भी है, पंचायती राज मंत्रालय भी है, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार की रोक न लगे तो ऐसे सभी जो विभाग हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 9 की। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के, पुर्तगाल के, सर्बिया के या बुल्गारिया के? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कई बार हम लोगों से खिलाड़ियों की जगह क्या, उनके कहाँ के रहने वाले हैं वो पूछ लिया जाता है। तो नोवाक जोकोविच अभी क्यों खबरों में? तो उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो नोवाक जोकोविच हैं वो ये हैं, इन्होंने एटीपी का वर्ल्ड टूर का फाइनल जीता है और इन्होंने इटली के खिलाड़ी को हरा करके जीता है। 2015 के बाद, एक लंबे समय के बाद जोकोविच का ये पहला खिताब है और 35 वर्ष के जो जोकोविच हैं ये खिताब सब अपनी एक अधिकतम उम्र में जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी। बढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 10 की। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूर्णिमा देवी वर्मन को, डॉक्टर हर्षवर्धन को या मेघा पाटेकर को? तो इसका राइट आंसर होगा कि पूर्णिमा देवी वर्मन को ये पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में क्या ये है पूर्णिमा देवी, और इनको क्या है, इसकी सुरक्षा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है, सारस है एक प्रकार का, और जो ये असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी वर्मन, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को भी एक बार सम्मानित किया जा चुका है। तो अब इन्हें क्या है कि इन्हें जो जिस कैटेगरी में दिया गया है उद्यमिता के दृष्टिकोण यानी एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए दिया गया है इनको। और ये क्या है, इनकी एक सेना है जिसका नाम है हरगिला सेना। ये क्या करती है कि जो हरगिला सेना होती है ये एक तरह से, जैसे अपने यहाँ चिपको आंदोलन चला था, पेड़ों पे लोग जाकर के चिपक जाते थे, तो हरगिला सेना में क्या होता है कि इसी सारस का मुखौटा पहनकर लोगों को अवेयर किया जाता है, इसके शिकार के रोका जाता है। अब इनके विलुप्त होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक तो ये क्या होता है कि जो शुष्क स्थल होता है वहां पर पाए जाते हैं, तो अब ज्यादा निर्माण कार्यों की वजह से भी अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो अब इन्हीं के रक्षा पे ये लगी हुई हैं। इनका बचपन में कुछ इसके साथ इंसिडेंट हुआ था, तब से ये प्रेरित हो गई थी इनको बचाने के लिए, और इस वर्ष इन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ का दिया जा रहा है। और ये सारस पक्षी की रक्षा के लिए असम में काम कर रही हैं और ये वन्य जीव विज्ञानी हैं। हरगिला आर्मी का ये नेतृत्व करती हैं। ठीक है, तो हरगिला आर्मी का हमें याद रखना है नाम,
साथ में पूर्णिमा देवी का नाम रखना है, कहाँ की रहने वाली है, असम की रहने वाली है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 प्रश्न हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करें ये जो सारस है, ये दुनिया का सबसे दुर्लभ सारस प्रजाति का है। वर्तमान में इनकी आबादी क्या हो गई है, काफी कम हो गई है। 1 सदी पहले इनकी संख्या से 1% भी कम हो गई। ये आर्द्र भूमि पे रहते हैं और जो सूख गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं, जिसकी वजह क्या है, उनके वहाँ पे टावर हो गए, सड़कें हो गए, निर्माण कार्यों की वजह से वो जो जगह थी जहाँ पे इनका आवागमन होता था वो विलुप्त होती जा रही, तो ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि जो वीर सिंह महल है ये मध्य प्रदेश में कहाँ है। लगभग सभी लोगों के आंसर सही रहे हैं और लगातार आप लोग आंसर सही दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी मेरे को बताने लायक यहाँ रह नहीं जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बता देते हैं कि ये जो वीर सिंह महल है ये कहाँ पर है, ये दतिया में है। ठीक है, इसको सतखंडा महल भी कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो 5 मंजिल है वो ऊपर है, 2 मंजिल इसकी क्या है, नीचे की तरफ है, तो 7 मंजिला है, इसलिए सतखंडा महल भी इसको कहा जाता है। और कुछ किंवदंतियां हैं हर महल से रिलेटेड होती हैं लगभग महलों के संबंधित, तो इसमें भी है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो वीर सिंह बुंदेला थे और शाहजहां थे, मुगल शासक था, तो उस समय पे क्या था, शाहजहां का जहांगीर के साथ संपत्ति को लेकर के विवाद था, प्रॉपर्टी को लेकर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, राजपाट को लेकर के, तो उन्होंने क्या है उस टाइम पे एक ये महल वहां पे यहाँ पे नहीं था, ये एक तरह से टापू का था या हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे इनने बैठ करके प्लान बनवाया था। ठीक है, कि आगे हमें क्या क्या करना है, तो इन सब चीजों पे चर्चा वगैरह हुई थी। तो उन्हीं की याद में वीर सिंह ने यहाँ पर एक महल का निर्माण किया, जो ये महल हमें दिख रहा है, जिसको सतखंडा महल या इसको दतिया का महल, वीर सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, पूरी की पूरा एक स्क्वायर शेप में है, दम वर्गाकार में है, मतलब आप एक कह सकते हैं कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। और जब अपन इसको ऊपर से देखते हैं तो ये अपने आप में एक स्वास्तिक की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और अपनी इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि पूरी तरह से पत्थरों से और उस बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का सरिया और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो और अभी जर्जर अवस्था में है। अभी इसमें सरकार क्या है, जो हमारे यहाँ का संस्कृति मंत्रालय है वो इसको देख रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद जो अब इतना बड़ा महल उन्होंने बनवा तो लिया वीर सिंह ने, लेकिन आज तक वो इस महल पे कभी आए नहीं। ठीक, महल बनवाने के बाद तो जो वर्तमान में यहाँ के आगे के जो राजा रहे, रजवाड़े रहे, वो इस महल में कभी भी नहीं रहे। इन्होंने लगभग 52 महल के आसपास बनवाए थे। पूरे भारतवर्ष में केवल दतिया में नहीं बनवाए थे, भारतवर्ष में इनके 52 महल के द्वारा बनवाए गए थे। उनमें से एक ये सबसे सुंदर महल माना जाता है। और जिसके लिए बनवाया था, शाहजहां के लिए इन्होंने बनवाया था, तो शाहजहां भी यहाँ पर कभी भी नहीं आया, यात्रा के माध्यम से भी नहीं आया और कभी यहाँ से गुजरा भी नहीं, तो इस महल में वो कभी नहीं टिका, ना ही आया। तो ये महल केवल बन गया और बना हुआ है। तो आप सभी के आंसर सही थे, आप सभी लोगों ने इसके बारे में टू द फैक्ट जानकारी दी है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के प्रश्न की। ट्रिकी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर करिएगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में निवास करने वाली जो सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण जनजाति है। लंबा है क्वेश्चन लेकिन बहुत ट्रिकी है, आप लोगों को एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, एक परंपरा है कि ये लोग बासी भोजन करते हैं। और जो सॉल है, ठीक है, इसे हमारे यहाँ साल का पेड़ कहा जाता है, वो इनका प्रिय वृक्ष है। कई जगह सागवन भी कहते हैं, इसका इनका प्रिय वृक्ष है। साथ में जो ये वृक्ष है, ये इनके लिए पारंपरिक रूप से इनका देव स्थान है, यहाँ पर इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वो जनजाति हमारी कौन सी है, गोंड है, सहरिया है, बैगा है, भारिया है। प्रश्न को पढ़ना है, लोकेशन ट्रेस करनी है, उनका कल्चर ट्रेस करना है, उनके देवस्थान ट्रेस करने हैं, इसके बाद राइट आंसर लिखना है नीचे की तरफ। और उस जनजाति से जुड़ी हुई अच्छी बातें जो आपको पता है, 4 से 5 लाइनें वो लिखनी है। और आप सभी के जिनके कमेंट अच्छे होंगे, जिनके उत्तर अच्छे होंगे, एग्जाम गुरुजी उनको क्या करेगा, हार्ट देगा। जिनके आंसर राइट होंगे उनको एग्जाम गुरुजी लाइक देगा। जिनके आंसर में हार्ट मिलते हैं आप सभी लोग उसको एक बार पढ़ लेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आंसर करेंगे। प्रयोग है, देखते हैं कितना सफल होता है। और एक प्रयोग और करने का प्रयास होगा कि जो हमारा शनिवार का रहेगा करंट अफेयर, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, रविवार को आप सभी का करंट अफेयर आता नहीं है, तो शनिवार को हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न दिया जाए। ठीक है, मुख्य परीक्षा का 3 मार्कर प्रश्न दिया जाए। 3 मार्कर वो केवल एमपी से नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय खबरों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। 3 मार्कर या 5 मार्कर, 5 मार्कर देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को सैटरडे के बाद संडे ऑफ ही रहता है, तो 5 मार्कर हम आपको देंगे। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि हम उसको 50 शब्दों में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं।
ठीक है। तो आप सभी लोगों को यदि ये सुझाव अच्छा लगता है तो मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। अगले करंट अफेयर में मैं उसके कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे को एक फीडबैक मिल जाएगा, हाँ ये परंपरा हमें शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 5 मार्कर वाला कॉन्सेप्ट केवल सैटरडे को देंगे, डेली नहीं देंगे, सिर्फ सैटरडे को। तो सैटरडे को हम देंगे। आप लोगों को लगता है कि हाँ सर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा लगा के हम बोर हो जाते हैं 5-6 दिन, तो शनिवार को आप एक 5 मार्कर वाला क्वेश्चन दे दीजिए। तो हमारा क्या होगा, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी और अच्छी हो जाएगी। संडे को फिर अपन छुट्टी मना लेंगे। तो आप मेरे को एक बार जरूर बताइएगा कैसा लगा इसमें, और करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। भूल जाता हूँ बताना, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत करंट अफेयर को शेयर करना, यदि पसंद आ जाता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही में जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र, भाई बंधु बहन सब जो कमेंट करते हैं, जिनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देता है, अपना हार्ट एग्जाम गुरुजी दे रहा है, तो आप लोगों को लाइक देने में समस्या नहीं होनी चाहिए। हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ रहे हैं, हमारे नॉलेज को वो बढ़ा रहे हैं, तो हमें उनको जरूर लाइक करना चाहिए पढ़ने के बाद। और काफी अच्छी जानकारी हमारे साथी जो लेकर के आते हैं और राइट आंसर लगाते हैं। फिर हमारी और जो आपकी मुलाकात होगी अगले दिन होगी सैटरडे के करंट अफेयर्स में। आप लोगों को 5 मार्कर क्वेश्चंस दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, कैसा है ये आइडिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी शनिवार के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई जारी करके रखें, सोने के चक्कर में नहीं पड़े। ठंड का मौसम आ गया है लेकिन गर्मी बढ़ गई है, एग्जाम्स भी आ गए हैं, तो हमेशा परीक्षाएं ठंडियों में होती हैं। ये हम लोगों के साथ बचपन से बहुत गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, इसको दूर नहीं किया जा सकता, मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है। तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर में होती है, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।